आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ मरीम नवाज कहती हैं कि आवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ये बात की है। नून लीग को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब किया है। नए जज्बे, अज़म और खुलूस से नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। आप सबका एतमाद और हिमायत मेरा असल असासा है। तो दूसरी जानिब PMLN एंड पीपल्स पार्टी में वफाक में हुकूमत साजी में मामला तय पा गए जी। कल रात ये हुआ और अपडेट हुई जब अचानक से जी मंजर आम पर आके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने अनाउंस किया, जिसमें शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तीनों मौजूद थे। तीनों ने इस बात का अयादा किया और इज़म किया कि जी मिलकर पार्टी दोनों जो है वो वफाकी हुकूमत बना रही हैं, जिसमें चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाक में ना तो पहले और ना ही दूसरे मरहले में वजारतें लेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई कामीना में भी शामिल नहीं होगी, मगर गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का होगा। इसी तरह जो है MKM को वफाकी काबीना में पहले मरहले में 3 वजारतें दी जाएंगी और हुकूमत साजी के हवाले से MKM के मुताबिक दीगर मामलात पर भी आज भी मुतालबात पर बातचीत हुई है। एक तरफ ये मामला तो दूसरी तरफ मौलाना आपने देर कर दी है बहुत। JUI की बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की पेशकश पर इसहाक डार ने जवाब दिया है इस सारे मामले पर, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम इत्तेफाक पर आ रहा है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए सादिक और सना जहरी और इसके अलावा सरफराज बुख्ती के नाम ज़ेर गौर हैं जी पीपल्स पार्टी के। तो इसी तरह से जी ये इस वक्त मामलात हैं। दूसरी तरफ कोर्ट्स की तरफ अगर देखें तो 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई है। साथ ही इसमें चीफ जस्टिस आज मीडिया पर बरस रहे थे। आज यूजुअल जिसका बस नहीं चल रहा है इस वक्त पूरे मुल्क में, वो मीडिया पर बरस रहा है कि आजकल बस यही काम है कि झूठी खबरें चला कर रेटिंग ले लो। तो सच्ची खबरें आप चला दें, आप बता दीजिए कि मीडिया का काम खबर चलाना नहीं है। तो अब ये भी आप लोग ही डिसाइड कर लीजिए कि मीडिया का काम क्या है, क्योंकि हर एक को इस वक्त तकलीफ है पाकिस्तान में मीडिया से, चाहे बैनुल-अक़वामी मीडिया हो या फिर डोमेस्टिक मीडिया हो। दूसरी जानिब जी पेशावर ने पुलिस की मियां असलम की गिरफ्तार करने की कोशिश PTI का उन्होंने नाकाम बना दी जी, जिसके बाद जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने उनको 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर रखी थी और उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। इसी तरह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कहते हैं अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी, क्यों सर्विस बंद की, मुअत्तल की 8 फरवरी को। तो एक तरफ ये भी सवालात उठ रहे हैं जिसके जवाबात कोर्ट्स मांग रही हैं। तो ये इस वक्त मुल्की मजबूरी सूरत हाल है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ जो मामला हुआ है जुडिशल काउंसिल का, उसके हवाले से बात करते हुए कहा है कि जी एक बार फिर कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से ख़त्म नहीं होती। तो ये है, एक तरफ कोर्ट्स के मामलात हैं, दूसरी तरफ हुकूमत साजी का मामला है। तो अब इस सारे मामले के बाद जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की डेवलपमेंट हुई है कल, तो बज़ाहिर तो यही सामने लगता है कि PTI जो है वो अब बैठेगी। PTI के हिमायत याफ्ता जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए हैं वो अब ऑपोजिशन में बैठेंगे और JUI भी ऑपोजिशन में होगी। इसी तरह से जी बाकी जमातें भी ऑपोजिशन में नज़र आ रही हैं। इसी सब पर बात करेंगे जी। सबसे पहले मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं और सेनेटर आगा शाहजेब हैं मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊँगी। पीपल्स पार्टी आखिरकार मान गई। कल सुबह बिलावल साहब का ये स्टेटमेंट था कि लंबा तात्तुल हो सकता है अगर आगे बात नहीं बढ़ी तो वो तात्तुल क्या था, और अंदर की थोड़ी खबर जानना चाहेंगे आपसे बदर साहब, क्योंकि आप स्पोक पर्सन है ऑफिशियल चेयरमैन साहब के। वो तात्तुल किस वजह से था और तात्तुल आखिरकार किस, वो डेडलॉक, वो तात्तुल किस बात पे ख़त्म हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपका आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो पहले दिन से ही कह रही थी कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन पार्लियामान को और इस निज़ाम चलाने की खातिर हम अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको भी वोट देंगे, बिकॉज उन्होंने वोट मांगा हमारे से।
और लोगों ने वोट नहीं मांगा, किसी और ने। दो ही पार्टियां थी जिनके वोट ज्यादा थे हमारे से। एक पीटीआई थी जो इंडिपेंडेंट की सूरत में थी, दूसरा पीएमएलएन थी। तो पीटीआई ने तो जहमत ही नहीं की वोट मांगने की, सपोर्ट लेने की। पीएमएलएन ने मांगा तो हमने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दे दी। और ये जो गुफ्तगू के दौरान जो भी बातचीत चल रही थी, पीपल्स पार्टी अगर इतनी लचक दिखा के, इतनी बुर्दबारी के साथ अगर ये फैसला कर सकती है कि हमने पार्लियामेंट निज़ाम चलाने की खातिर हम वोट दे देंगे लेकिन हम कैबिनेट का ना हिस्सा बनेंगे, तो इस चीज को समझ काफी होनी चाहिए थी कि ये निज़ाम को चलाने के लिए हम ये कर रहे हैं। और जो लोग थोड़ी क्यासराइयां या कहीं से हमें कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई कैबिनेट के अंदर बिठाया जाए या कोई और मामला किया जाए, तो उसके ऊपर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्लियर स्टांस था। उन्होंने कहा अगर हमें इस चीज के ऊपर मजबूर किया जाएगा कि कैबिनेट के अंदर बैठने, तो उसके ऊपर फिर मामला तातुल का शिकार हो सकता है। तो उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन बात यही थी कि जिस तरीके से ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था दूसरी पार्टी की तरफ से, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उस चीज को क्लियर कर दिया था। और फिर एक अच्छे तरीके से फामो तफहीम से ये सारा मामला क्लैरिटी के साथ हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को नॉमिनेट किया आइंदा पाकिस्तान के सदर के लिए। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली का जो ओहदा है और बाकी ओहदे हैं, वो भी लीडरशिप इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि खुद ही अनाउंस कर देगी कि कौन सा ओहदा पे कौन आ रहा है और किस तरीके से ये सारा मामला जो है वो डिसाइड होगा। तो वो मैं समझता हूँ कि हमें उस चीज़ का वेट करना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप ने वो चीज़ खुद जो है अनाउंस करनी है दोनों पार्टियों की इकट्ठी बैठ के। तो इसलिए ये सारा मामला अच्छे तरीके से हुआ है, इसके ऊपर किसी को ना इतराज है ना कोई और मामला है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब, ये अब ये तय तो हो गया है, लेकिन ऑफ कोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जाहिर सी बात है डे वन से आप लोग अपने जलसे जुलूस में कहते रहे, स्टेज पे हर जगह तकारीर में सब तरफ के जी पीएमएलएन की वजह से महंगाई का सुनामी आया, महंगाई पे उनकी तवज्जो नहीं थी, मईशत ठीक नहीं हुई और जितने प्रॉब्लम्स थे वो सब नूली की वजह से आए। तो अब ये वो प्रॉब्लम सारे सॉर्ट हो गए जिसकी वजह से आप साथ बैठ गए। देखिए ये प्रॉब्लम तो जब आए और जो सारे प्रॉब्लम थे, हमने पीएमएलएन को इसी वजह से लीड करने को कहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब और या पीएमएल जिसने पीएमएलएन ने जिसको भी नॉमिनेट किया है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, वो अपनी लीड भी खुद करें, टेक द लीड एंड दे शुड मेक देयर ओन कैबिनेट मेंबर्स। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी को अपना कैबिनेट मेंबर का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, ताकि वो लोग अपनी पॉलिसी बनाएं, अपनी स्ट्रेटजीज करें, अपनी इम्प्लीमेंटेशन करें और तमाम चैलेंजेस को खुद करें। बिकॉज लास्ट टाइम जो पीपल्स पार्टी के लोग आके बीच में बैठ गए थे, तो फिर हमारे लिए भी वो चलाना मुश्किल हो रहा था और उनके लिए भी चलाना मुश्किल हो रहा था। इस सारे मामले की वजह से जो ओनस था या पॉलिटिकल डैमेज था, वो तमाम लोगों के ऊपर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आ रहा था। तो पीपल्स पार्टी ने इस दफा बड़ी बुर्दबारी का फैसला किया है और सारी चीजों का कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं रखना और हमने जो है हम पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे लीडर ऑफ द हाउस की सिलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए, और फिर लेजिस्लेशन के लिए भी हम सपोर्ट करेंगे, ताकि कहीं पे कोई ऐसी चीज ना हो कि लगे कि हुकूमत कमजोर है या हुकूमत गिर जाएगी। हम आखिर तक इसको सपोर्ट करेंगे कि जब वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती रहेगी। बिकॉज पीपल्स पार्टी जो है वो प्रेसिडेंट होगा पीपल्स पार्टी का, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है गवर्नमेंट चलाने की, कैबिनेट की और तमाम हुकूमती फैसलों की, उसके अंदर पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। और यही डिसाइड किया है लीडरशिप ने। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा फैसला है कि इसमें पीएमएलएन को खुल के खेलने का मौका देना चाहिए, ताकि वो खुल के खेले और खुल के डिसीजन मेकिंग करे। कल को इसके अंदर कोई वो नुक्ता इतराज नहीं उठा सकेंगे कि जी हमारे बीच में पीपल्स पार्टी के इतने वजीर थे या किसी के,
जिसको शामिल करना है तो वो PMLN की लीडरशिप जो प्राइम मिनिस्टर बन रही है, दिस इज देयर कॉल एंड वी आर ऑल आउट टू सपोर्ट देम फॉर द सेक ऑफ द कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ताकि ये मुल्क पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जो फंसा हुआ है उससे बाहर निकले और जो है आगे हम बढ़े, ताकि इस मुल्क के आवाम के मसाइल ख़त्म हो और जितने चैलेंजेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये मुल्क है तो हम है, इस मुल्क के साथ ही हमारी इज्जत है, बहार है, और इस मुल्क के सर्वाइवल के साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत चलती है। इस मुल्क के बगैर कोई भी कुछ नहीं। तो ये मुल्क जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि इसको प्रॉब्लम से निकालें, और इस पे हमें थोड़ा सा लचक भी दिखानी पड़ी है, वो दिखा रहे हैं। लीडरशिप वज़ादारी भी दिखा रही है कि सियासी मुखालफिन होने के बावजूद हम समझते हैं कि हमें निज़ाम को चलाने के लिए और पाकिस्तान को प्रॉब्लम से निकालने के लिए हमें ये वोट करना चाहिए जिसने सपोर्ट मांगी है, ताकि ये चीज़ें आगे लेके चले। ठीक है जावेद, मैं चितारी साहब की तरफ जाऊंगी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट बार के, सुप्रीम कोर्ट बार के, और माहिर कानून है, आपकी तरफ आऊँगी। बहुत शुक्रिया जावेद अहमद चिताई साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जावेद अहमद चिताई साहब, ये इलेक्शंस के लिए एक तरफ से हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फॉर्मेशन के लिए जा रही है, उस पर तो ऑफकोर्स मैं आपसे सवाल नहीं करूँगी, लेकिन आईनी और कानूनी पहलुओं पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ये फॉर्म 45 और 47 का जो इशू है, जो इलेक्शन कमीशन ने सॉर्ट करना है, जिसके लिए लोग अब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में जा रहे हैं। हाई कोर्ट्स के जो ऑब्जर्वेशन है वो आज हमारे सबके सामने है कि उन्होंने कहा अगर बंद कमरों में ही बैठ के ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी। इसी तरह कुछ हलकों पे जो है नोटिफिकेशंस रोक दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा रहा है। ये जो सारे सिचुएशन इस वक्त बनी है, क्योस बना है, आइन और कानून क्या कहता है इस पे, क्या वजहदारी है अगर इलेक्शंस में इस तरह से रिगिंग और मैनिपुलेशन के एलिगेशंस लग जाएं और प्रूफ्स भी सामने आ जाएं? हाँ देखिए, तो मुझे आपकी आवाज कम आ रही है, तो आप अपनी आवाज के मामले में थोड़ा सा देख लीजिएगा जी। मैं एक बात, मेरी आवाज आ रही है आपको सही? जी जी बिल्कुल सही आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, देखिए जी, मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा था, कितना टाइम है मेरे पास बात करने का? जी जी बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल टाइम है, बात कीजिए। अच्छा देखिए जी, बात इसमें ऐसी है कि अगर हम पिछले इलेक्शन में चले जाएं तो 35 पंचर की बात होती थी, और 35 पंचर जो लगाए गए थे वो फॉर्म 45 में बेईमानी करके लगाए गए थे, और फॉर्म 45 को टेम्पर किया गया था। जब इन्होंने देखा, इलेक्शन कमीशन ने और उन लोगों ने जो किसी को जितवाना चाहते हैं या किसी को हरवाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 में टेम्परिंग का जो मामला है वो तो हो गया पुराना केस, लिहाजा अब नया तरीका वारदात लाया जाए, फॉर्म 45 की कोई शिकायत इलेक्शन के दौरान ना आए। अब फॉर्म 45 की जगह उन्होंने फॉर्म 46 और फॉर्म 47 के अंदर बेईमानी की कि हम टेबुलेशन की करके मामला और उसको आगे बढ़ा दें, ताकि मामला जो है इलेक्शन कमीशन से निकलकर वो चला जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने का मतलब ये होता है कि बहस गई पानी में 3-4 साल से पहले कभी भी उसका फैसला नहीं आता, और आने वाली हुकूमत जो ज़बाने ज़दे आम है वो ये है कि 4-5-6 महीने से आगे चलनी नहीं है। यहाँ जैसे ही IMF की किस्तें रिलीज होंगी, IMF के पैसे मिलेंगे, वैसे ही इस मौजूदा गवर्नमेंट को, जो PDM गवर्नमेंट है, जो आवाम को धोखा देने के बाद, मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मैं जनरल आवाम की बात कर रहा हूँ, आवाम को धोखा देने के बाद बनाई जा रही है। अब आप कहेंगे धोखा क्या दिया है पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने? जी। तो नून लीग ने आवाम से वोट मांगा है वजीर आजम नवाज शरीफ का। अब वो वजीर आजम शहबाज शरीफ बन रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने वोटर से पहले तो मुझसे धोखा किया, पहले उससे धोखा किया, सारे धोखे किए। अब उन्होंने वोट को इज्जत दो के नारे के बरखिलाफ अपने वोटर को धोखा दिया, जिस वोटर ने नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए वोट दिया था, अब वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जा रहा है। पहला धोखा। पीपल्स पार्टी ने वोट लिया वजीर आजम बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी, वो अब आके बात खत्म हो गई सदर आसिफ अली जरदारी पे। यानी कि आपने जो अपने मंशूर के खिलाफ जो काम किया है, मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि आपने अपने मंशूर क्या दिया था आवाम को, और आवाम को क्या बात कहकर अपना वोट मांगा था। आप अपने वोट से रूगर्दानी कर रहे हैं और वोट अपने वोटर के साथ धोखा दे रहे हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये थी कि आपने एक दूसरे का पेट फाड़ने की सियासत की थी
कोई कहता है कि तीर पे एक निशान लगा दो तो शेर बन जाएगा, कोई कहता है हम शेर का शिकार तीर से करेंगे। आज शिकारी और शिकार दोनों साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे का मुंह चाट रहे हैं जबान से, जो कि पता चल रहा है आवाम को कि किस कदर धोखेबाजी है। कि मैंने वोट दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी को, मैंने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो अपना वोट देकर नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को या मरीम नवाज को वजीर आला उनको बना रहे हैं, तो ये भी मेरे वोट के साथ धोखा है, इसलिए कि मैंने तो वोट दिया ही नहीं नून लीग को, या मैंने अगर एनपीएम को वोट दिया तो मैंने नून लीग को नहीं दिया, मैंने पीपल्स पार्टी को नहीं दिया। तो ये इस तरह के जो अलायंस है वोटर से धोखेबाजी है और इस धोखेबाजी का तलाकमा होना चाहिए, इसका एहतसाब होना चाहिए। अब फॉर्म 45, फॉर्म 47 में मैं आपको बता दूं कि जो टेक्निकल मसला इन्होंने किया है वो इस तरह किया है कि ताकि इलेक्शन कमीशन से मामला झगड़ात निकल जाए। अब फॉर्म 47 की इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि उसकी सेक्शन 9T कहती है कि जितना भी जब फॉर्म 45 फॉर्म 47 कंसोलिडेट होगा रिजल्ट और जब बनेगा तो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर तमाम हल्के के लोगों को उसके जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है उन सबको नोटिस करेंगे, नोटिस करके बुलाएंगे और फॉर्म 45 की शक्ल में रोशनी में उनको कंपाइल करेंगे। लेकिन आरओ साहिबान ने किसी भी शख्स को नोटिस नहीं किया और फॉर्म 47 कंपाइल कर दिया और हद ये थी कि 1,01,000 वोटर का जो जीत रहा था वो जो है वो 1100 वोटर लेके हार गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की मामला क्यों किए इन्होंने, ये जो किया जो वायलेशन ऑफ रूल्स है ये। तो इन वायलेशन ऑफ रूल्स के अंदर देखा जाए, मैं आपको अपने हल्के का बता दूं जहां से मैं कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था, जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था NA 241 से, वहां पर थे अबू बकर राणा अबू बकर। उन्होंने जब आरओ ने फॉर्म 47 पे साइन करने से मना कर दिया तो उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया और दूसरा आरओ अपॉइंट करके और उससे फॉर्म 47 जो है तैयार करा लिया। और इतने भयानक तरीके से तैयार कराए हैं कि जिनके न सर है न पैर है। इन सब बातों को मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है ये इस तरह के इलेक्शन से आवाम का दिल टूटता है। मैंने वोट डाल तो दिया है लेकिन मेरा वोट पहुंचा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कि मैंने दुआ मांग ली है, मैंने उम्रा कर लिया है, मैंने हज कर लिया है, लेकिन मेरा उम्रा, मेरी नमाज, मेरा हज अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं हुआ। इसी तरह बिल्कुल माजरत के साथ मैंने मिसाल गलत दे दी है, लेकिन इसी तरह मैंने वोट तो आपको डाल दिया लेकिन मेरा वोट मेरे कैंडिडेट को पहुंचा नहीं है जनाब। ठीक है, सेनेटर आगा शाहजेब की तरफ भी जाऊंगी। सेनेटर आगा शाहजेब साहब, आपको आवाज आ रही है? आगा शाहजेब साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, चलें दोबारा से हम कोशिश करते हैं आगा शाहजेब साहब से राबिता करें। मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक ब्रेक भी लेना है जी। एक क्विक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आपने कहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी। और बात हो रही है जी इलेक्शंस और फॉर्मेशंस के ऊपर। हुकूमत के हवाले से अब इलेक्शंस तो हो चुके हैं, इलेक्शंस के बाद जो हालात हैं वो भी सबके सामने हैं। अच्छा, जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप बताइए अब क्या विजन है? ये बात जो लोग पूछ रहे हैं, अभी जैसे चौतारी साहब ने भी की, बड़ी न्यूट्रल होकर उन्होंने बात की कि जी आप लोगों के मंशूर में बिलावल साहब वज़ीर आज़म थे, उनके मंशूर में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और कुछ और निकल रहा है, यहाँ से सरदाई साहब सदर निकल रहे हैं, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म निकल रहे हैं और प्लान कुछ और थे माशी। तो क्या वो चीज़ें अब वो इम्प्लीमेंटेशन होगी? आवाम से जिस नाम पे आपने वोट लिया है, जिन मामलात पे, जिन बातों पे, जिन मंशूर पे, क्या वो पूरे हो पाएंगे? जी जुल्फ़िकार अली बदर साहब, जुल्फ़िकार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जुल्फ़िकार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, जवाब दे दीजिए। मुझे अब थोड़ा सवाल दोबारा करेंगे। अभी मेरा सवाल ये था कि जिस तरह चौतारी साहब ने कहा है कि आपके वजीर आजम बिलावल थे, जरदाई साहब निकल आए सदर के लिए, वहां पे नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ निकल आए, आवाम को कुछ और कह के वोट मांगे थे, मंजूर कुछ और थे, अब वो चीजें हो सकेंगी इम्प्लीमेंट? सिंपल सा सवाल है। देखें, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि हम अपना मैनिफेस्टो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस वजह से हम हुकूमत साजी के अंदर कैबिनेट का हिस्सा ही नहीं बन रहे, क्योंकि ये सारी डिसीजन मेकिंग अब नून लीग की है। तो नून लीग
अकेली ही डिसीजन मेकिंग करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, निज़ाम को, पार्लियामान को चलाने में जो है सिर्फ वोट करेगी और लेजिट लेजिस्लेशन में सपोर्ट करने के लिए वो करेगी। अच्छा सर, तो ये कैसी बात है कि वे हुकूमत साजी का हिस्सा भी हैं और हुकूमत भी नहीं कर रहे होंगे, तो फिर किसको पकड़ेंगे? लोग किसको पकड़ेंगे जो हुकूमत में फैसले हो रहे होंगे? है जुल्फिकार साहब? ये ऐसी ही बात है कि जब घर के अंदर, ये ऐसी ही बात है जब घर के अंदर दो लोग एक दूसरे के मुखालिफ हों फड्डा हो घर जाए। के अंदर, हाँ। तो आपको जब प्रॉब्लम पड़े घर को बचाने के लिए या अपना इलाका बचाने के लिए, तो वो फिर एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान बचाने का सवाल है। ये जो पाकिस्तान तो पहले आपने कौन सा बचा लिया? 16 महीने आपकी परफॉर्मेंस से लोग खुश तो नहीं थे जुल्फिकार साहब? आप लोग की परफॉर्मेंस से लोग खुश तो नहीं थे? आप दोनों की, तो हमें दोनों की मजबूरी परफॉर्मेंस में लोग आप लोगों को बैशिंग कर रहे हैं। यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि उस 16 महीने की परफॉर्मेंस की वजह से, वो परफॉर्मेंस में चाहे पीपल्स पार्टी का इतना रोल था या नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी को उसका पॉलिटिकल डैमेज हुआ। अब पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि लास्ट टाइम हम कैबिनेट के अंदर बैठे और हम अपनी जो चीजें करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाई, तो लिहाजा इस दफा हम कैबिनेट के अंदर नहीं बैठेंगे। लेट PMLN लीडरशिप टेक द लीड एंड दे शुड हैव देयर ओन कैबिनेट मेंबर्स। लेकिन आप समझते थे पूरे थ्रू आउट कैंपेन में अपनी, और आप अभी भी समझते हैं कि भाई एक बात है, ये कैसी समझ में नहीं आती ना। एक बात, एक मिसाल है। आपको यही तो बात है ना कि आपको समझ इसलिए नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही हमारे वो सियासी मुखालफिन है, क्योंकि सियासी मुखालफिन थे, आपने मिसाल दी ना घर और की, रहेंगे। बदर साहब आपने मिसाल दी घर की। घर में अगर किसी एक शख्स को दूसरे से इख्तिलाफ होता है तो वो उसके फैसलों को नहीं मानता, लेकिन ठीक है उसका इज्जत एहतराम करता है, लेकिन उसके फैसलों को भी नहीं मानता। अब अगर मुस्लिम लीग में कोई फैसले करेगी तो वो आवाम पे उसका बिल वास्ता बिला वास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर आएगा, टिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो लोग तो आपको ही कहेंगे ना कि हुकूमत बना के तो आप बैठे हुए, उनको आपने सपोर्ट दी है, आपने उनको चारों खाने दे दिए हैं कि हाँ जी हमारी जो है ये लकड़ियां लगी हुई हैं और इस पर आप अपनी छत खड़ी कर लें। तो फिर लोग कैसे आपको बख्शेंगे? जी जुल्फिकार साहब, ये वो लोग हैं जो हमें इस तरह की सवाल करते हैं ना, ये जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं ना, ये वही लोग हैं जो अपना इलेक्शन खुद नहीं जीत सकते और वो दे लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए या निजाम खराब हो जाए या जमहूरियत डीरेल हो जाए और इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो जाए और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ना पनपने पाए और पूरा सिस्टम डीरेल हो जाए। अगर इस निज़ाम को बचाने के लिए, इस मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए आप अपने सियासी मुखालफीन को दें, तो ये एक समझदारी है। इसके अंदर आपको सियासी लचक रखनी चाहिए। वो हमारे सियासी मुखालफीन हैं, हमारे जाती मुखालफीन नहीं है। हम सियासत करते हैं इज्जत और रवादारी के लिए, हम किसी के साथ जातियात के ऊपर सियासत नहीं करते। अगर लोगों को ये लगेगा कि हम पाकिस्तान बचाने की बजाय पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम ऐसी सियासत नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान को, इस निजाम को, पाकिस्तान के अवाम को प्रॉब्लम से निकालने के लिए, कॉज अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं करेगी और PTI भी हुकूमत नहीं बनाएगी उनके इंडिपेंडेंट, PMLN भी नहीं बनाएगी, पीपल्स पार्टी भी इंडिपेंडेंटली अगर नहीं बना सकेगी क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, हमारे से ज्यादा 2 और पार्टियों के वोट हैं, तो कोई हुकूमत नहीं बनाएगा तो निजाम बैठ जाएगा। फिर somebody else would be looking for an opportunity कि आए और कहे कि इस मुल्क के तमाम सियासी जमहूरी जो इदारे हैं और सियासी जमातें हैं वो फेल हो गई हैं, नहीं चला सकते, तो लिहाजा इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए और आगे जो है इस मुल्क में आमरीत को ले आया जाए या इमरजेंसी लगा दी जाए। तो इस चीज से रोकने के लिए अब ये पॉलिटिकल जो है थिंकिंग, ये आम बंदा समझता है, सियासी लोग समझते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज है या ये पॉलिटिकल थिंकिंग है? लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, आप सारी सियासी जमातें इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं क्योंकि आपके अपने मफादात हैं। हमारा कोई मुफाद नहीं है, हम ऑपोजिशन में बैठ सकते थे, हम बड़े आराम से सियासत कर सकते थे, हम PMLN को भी कह सकते थे कि जाएं आप अपना खुद करें,
और पीटीआई को भी कह सकते थे कि जाए आप अपना प्राइम मिनिस्टर खुद लेके आए, जो बना सकता है बना ले। लेकिन सबको ये पता है कि पीपल्स लोग कह रहे पार्टी हैं के आप बगैर लोगों को, किसी की आप हुकूमत सबको नहीं सब बनती। कुछ मिल गया है, क्यों आपको सूबा सिंध मिल गया है? सिंध में कितनी धांधली हुई, लोग ये कह रहे हैं, तो बांग दहल कह रहे हैं। सूबा सिंध हमें किसी ने क्या कोई कशकोल में डाल के दिया है? हम अवाम के वोटों से जीत के आए हैं। पीर पगाड़ा साहब कह रहे हैं, मौलाना फजल तो रहमान पीर साहब कह पगाड़ा रहे हैं, साहब के कहने से क्या होता है? मौलाना पीर फजल पगाड़ा साहब की रहमान हम साहब इज्जत कह करते रहे हैं। हैं, मौलाना पीर फजल पगाड़ा साहब अपनी सीट सिराजुल भी हक जीते। साहब कह रहे मुझे हैं। बताएं ना, कितनी दफा पीर पगाड़ा साहब की जमातें कितनी दफा हुकूमत में आई है, कितनी दफा सूबा सिंध में जीती हैं, बाकी पाकिस्तान में जीते हैं या सेंटर में जीते हैं। पीपल्स पार्टी तो फेडरेशन की पार्टी है। पीर पगाड़ा साहब के कहने से ये मौलाना तो जो फजल पहले रहमान साहब इत्तेहाद कह कर रहे हैं, रहे थे, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो बदतरीन। ये सारी एक टांगे की सवारी की पार्टियां क्या आप बातें कर रही हैं? आपको इन लोगों को देखना चाहिए। मौलाना साहब अगर जीतना था केपीके में अपनी सीट तो जीते। हम मौलाना साहब की इज्जत करते हैं, मौलाना साहब को हम समझते हैं कि सियासत के अंदर मौलाना साहब की जो है रोल है और आइंदा भी मौलाना साहब के साथ ताल्लुक रहेगा। लेकिन अगर आप मौलाना साहब का नाम लेके, पीर साहब पगाड़ों का नाम लेके और जमात इस्लामी का नाम लेके, इनमें से बताएं कितनी ऐसी जमातें हैं जिन्होंने पूरे चारों सूबों के अंदर कभी इलेक्शन लड़ा हो या सेंटर में अपनी गवर्नमेंट अकेले बना सकते हो? ये तो कभी भी कोलिजन के अलावा हुकूमत बना ही नहीं सकते। बात वो करें जो मेरिट की है। ठीक है, ये अपनी अपनी सीटें या चंद सीटें या किसी एक सूबे के अंदर चंद सीटें जीत सकते हैं, लेकिन ये कभी पूरे मुल्क के अंदर नहीं जीत सकते। इस दफा अगर इनको जीडीए को सिंध में लोगों को ने वोट नहीं दिया या मौलाना साहब को डीआई खान में वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये नाराज होके बैठ जाए। सियासत जिद का खेल नहीं है, सियासत लचक का खेल है। आपको तमाम जो गिवन अपॉर्चुनिटीज होती है उसके अंदर से आपको रास्ता ढूंढना है, बातचीत करनी है, बातचीत के जरिए आगे चलना है। अगर आप जिद बना लें कि जी मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बैठना पड़ता है अपने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। और पीडीएम की भी पीछे जो हुकूमत बनी थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा किया था। बताएं अगर कोई इकट्ठा कर सके सबको तो आप करके दिखाएं। सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ भी जाऊंगी मुस्लिम लीग नून से। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे बताइएगा कि अब आप लोग फिर से उसी तरह हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिस तरह से 16 महीने चली थी। आपकी अपनी पार्टी के लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं कि वफाक में हुकूमत ना बनाए। साद रफीक साहब ऑन बोर्ड है, उनका सारा स्टेटमेंट। शायद खकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, जुबैर साहब क्या कह रहे हैं, फॉर्मर आपके मेंबर मिस्टर इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं। ये सारे लोग जो बातें कर रहे हैं उसके बावजूद आप फिर जा रहे हैं हुकूमत लेने के लिए, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी बड़े चैलेंजेस होंगे, ये होंगे, वो होंगे। तो आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं कि आप हुकूमत ले लें। अब भी फिर दोबारा से शौक क्यों चढ़ा है हुकूमत लेने का? आप कुछ आवाज तक कट के मेरे पास आई है, जो मैं अंदाजा कर सका हूँ आपके सवाल का। जी जी। वो ये है कि हम क्यों ये हुकूमत बना रहे। जी जी। और शायद आपका कहना है कि हमारे कुछ अपने लोग भी तनकीद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके अपने लोग ही तनकीद कर रहे हैं। जी, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात के गर्दाब में घिरा हुआ है, फंसा हुआ है, और जो लोग साहिल पर बैठकर अपना मछली पकड़ना चाहते हैं वो दरिया में और समुद्र में उतरकर मछलियां पकड़ने में खतरा महसूस करते हैं। वो हमें मशवरा दे रहे हैं कि साहिल पर ही बैठ के बात करें, इस वक्त ये ना करें, नुकसान होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जरूरत है इस बात की कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को जो मसाइल दरपेश हैं और संगीन मसाइल हैं, इक़्तिसादी भी, खारजा महाज पे भी और भी कुछ, उनको मिलजुल के खुलूस नीयत से हल किया जाए। तो इसलिए हमें पाकिस्तान अजीज है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए ये हुकूमत बना रहे हैं। और मुझे पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी ये उम्मीद है कि वो भी इस वक्त अपने ज़ाती या पार्टी मफादात से बालातर होकर, जिस तरह के कल आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस तरह के बिलावल भुट्टो
जरदारी साहब ने फरमाया, वो उसी तरह बिहेव भी करेंगे और मुल्क को हम इस से निकालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद अहमद चताई साहब आपका, जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, यकीनी तौर पे जो इस वक्त इलेक्शन के बाद हुकूमत फॉर्मेशन का मामला है वो एक पेचीदा मामला है, लेकिन अब हुकूमत फॉर्मेशन की कल अनाउंसमेंट हो गई है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर एमकेएम के साथ मिला के जो है हुकूमत बनाने के पेज पे खड़े हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी आवाम इस सबको कैसे देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हुकूमत कितने अरसे तक कायम रहेगी और कितने अरसे चल सकेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हुकूमत क्या पाकिस्तान के वो माशी और बुनियादी मसाइल हल कर सकेगी जिसके लिए हर एक आम जी शख्स और एक पाकिस्तानी कौम का फ़र्द जो है वो चाहता है कि उसके जो बुनियादी और दरीना मसाइल हैं वो हल हों, उसके लिए माशी सूरत हाल बेहतर हो। तो क्या ये बनती हुकूमत इन सारे बहरानों में से पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आवाम को निकाल पाएगी, पाकिस्तान के मसाइल हल कर पाएगी? असल सवाल ये है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।